हेलो मूवी स्टाइल फैमिली। बेहतरीन फिल्मों की कहानियों से आज मैं जिस कहानी की बात करूंगी वो बस एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत की दास्तां है जिसने अपने वक्त से आगे की सोच रखी। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने उस जमाने में जब औरतों को सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद समझा जाता था, समाज के बनाए उन तमाम नियमों और रिवाजों को तोड़ने की हिम्मत की जो सदियों से चले आ रहे थे। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की नेशनल हीरो R.A. कार्तिनी की और उनकी जिंदगी पर बनी ये शानदार फिल्म कार्तिनी द प्रिंसेस ऑफ जावा। IMDb रेटिंग 7.6। कार्तिनी उस दौर में जावा की उस परंपरा के खिलाफ एक विद्रोह का, एक रेसिस्टेंस का सिंबल बनकर उभरी, जहां औरतों को, खास करके आम घर की औरतों को, उनके बुनियादी हक जैसे कि पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं दिया जाता था। कहानी हमें उस दौर में ले जाती है और दिखाती है कि कैसे एक लड़की ने अपने सपनों और अपने आवाज से एक पूरे देश की सोच को बदलने की नींव रखी। तो शुरू करते हैं इस अजीम शख्सियत के सफर को। कहानी की शुरुआत तनाव भरे माहौल से हुई, जहां हम 16 साल की कार्तिनी को देखते हैं, जिसे उसके पिता, जो जेपारा के बुपाती यानी राज्य प्रतिनिधि है, अपने पास बुलाते हैं। ये कोई आम बुलावा नहीं है। उन्हें बताया जाता है कि अब वो रादेन आयु बनने जा रही है। रादेन आयु एक रॉयल टाइटल है जो कि एक शादीशुदा नोबल वुमन को मिलता है, लेकिन इस टाइटल के साथ आती है ढेर सारी बंदिशें और जिम्मेदारियां। कार्तिनी के चेहरे पर खुशी से ज्यादा एक अनदेखा डर और उलझन दिखती है। और यहाँ से कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। कार्तिनी का बचपन। छोटी सी मासूम कार्तिनी रो रही है, जिद कर रही है कि उसे अपनी माँ नगासीरा के साथ सोना है, लेकिन उसे रोका जाता है। क्यों? क्योंकि जावा के उस नीनग्रत यानी रॉयल सोसाइटी की परंपरा के मुताबिक वो अब उसकी माँ नहीं है। हालांकि उन्होंने ही कार्तिनी को जन्म दिया है, पर क्योंकि वो एक आम घर से आती है, उनके शरीर में शाही खून नहीं है, इसीलिए उन्हें बुपाती की पत्नी का दर्जा तो मिला, लेकिन वो उसकी दूसरी पत्नी थी। असल में उन्हें अपने ही घर में अपने ही बच्चों के लिए एक नौकरानी जैसा बनना पड़ा। उनकी जगह एक दूसरी पत्नी ने ले ली थी जो कि शाही खानदान से थी। ये मूवी का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू है कि कैसे एक माँ को अपने ही बच्चों से दूर कर दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो शाही नहीं थी। उनकी आंखों में वो बेबसी और दर्द साफ दिखता है। वो सदियों से चली आ रही इस बेरहम परंपरा के खिलाफ आवाज नहीं उठाती। वो चुपचाप सब सहती रहती है, लेकिन छोटी सी कार्तिनी इस रिवाज को मानने से इनकार कर देती है। जब उसका बड़ा भाई उसे डांटता है कि नौकरानी के साथ मत सो, तो कार्तिनी चीख कर कहती है, वो नौकरानी नहीं है, वो हमारी माँ है। उस रात मामला इतना बढ़ गया कि उसके पिता बुपाती को बीच में आना पड़ा। उन्होंने कार्तिनी को उसकी माँ के साथ सोने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये आखिरी बार है। यही वो पल था जब कार्तिनी के नन्हे से दिल में इस नाइंसाफी के खिलाफ बगावत का बीज बोया गया। अब कहानी हमें उस वक्त में ले आती है जब कार्तिनी एक जवान लड़की बन चुकी है और अब उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। जावा की उस परंपरा के अनुसार एक कुलीन घराने की लड़की जैसे ही जवान होती है, उसे सबसे अलग कर एकांत एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसे पिंगिटान कहा जाता है। वो कहीं आ जा नहीं सकती, किसी से मिल नहीं सकती, जब तक कि उसकी शादी तय न हो जाए और उसका पति उसे लेने न आ जाए। कार्तिनी अपने कमरे में कैद, घुटन महसूस कर रही है। ये चार दीवारियां उसके लिए सोने का पिंजड़ा जरूर है, लेकिन है तो पिंजड़ा ही। उसकी रूह आजादी के लिए तड़प रही है, लेकिन उसके पैरों में ऐसी जंजीरें हैं जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। ये है परंपरा की जंजीरें। वो हमेशा उदास रहती, बेबस महसूस करती। तभी उसकी जिंदगी में रोशनी की किरण आई। उसका बड़ा भाई सोसरो कार्तोनो, जो नीदरलैंड्स में पढ़ाई कर रहा है, जब वो घर आता है, उसका भाई एक मॉडर्न सोच का इंसान है और अपनी बहन का दुख समझता है। नीदरलैंड्स वापस जाने से पहले वो कार्तिनी को एक अनमोल तोहफा देता है, ढेर सारी किताबें। ये किताबें डॉइच ज़बान में है जो कार्तिनी ने बचपन में सीखी थी। कार्तिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये किताबें उसके लिए सिर्फ कागज के पन्ने नहीं, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा है। अब भले ही उसका जिस्म उस कमरे में कैद था, लेकिन किताबों के जरिए उसका दिमाग, उसकी सोच आजाद हो चुकी थी। वो कहीं भी जा सकती थी, पूरी दुनिया घूम सकती थी। कार्तिनी के दिन अब किताबें पढ़ते हुए बीतने लगे। वो ऐसे पढ़ती जैसे वो खुद उस कहानी का हिस्सा हो। एक किताब में
वो एक डॉइच महिला वकील के बारे में पढ़ती है जो कोर्ट में केस लड़ रही है। कार्तिनी ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ नीदरलैंड्स में एक औरत का दर्जा मर्द के बराबर है, वो भी वकील बन सकती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है। ये ख्याल उसके दिमाग में घर कर जाता है और वो अपने लिए और अपने देश के तमाम औरतों के लिए ऐसे ही एक मुस्तकबिल भविष्य का सपना देखने लगी। कुछ वक्त बाद उसकी 2 छोटी बहनें रोइकमिनी और कार्दिनान के भी जवान होने पर अलग कमरे में डाल दिया जाता है। अब कार्तिनी अकेली नहीं थी, उसे अपनी सोच, अपने आइडियाज शेयर करने के लिए साथी मिल गए थे। शुरुआत में कार्तिनी अपनी बहनों को थोड़ा परेशान करती, लेकिन फिर वो उन्हें भी किताबों की दुनिया से मिलवाती है। वो तीनों बहनें मिलकर पढ़ती है, डिस्कस करती है और ऐसे काम करती है जो उस जमाने में लेनिनग्राद लड़कियों के लिए सोचना भी मना था। उन्होंने अपने कमरे में ही एक छोटी सी क्रांति शुरू कर दी। एक दिन जब तीनों बहनें किचन में खाना पकाना सीख रही होती है, जो कि उनके स्टेटस की लड़कियों के लिए अजीब बात थी, तभी एक शाही नौकर आया और बोला, घर पर 3 खास मेहमान आए हैं नीदरलैंड से और उन्हें पीने को कुछ चाहिए। इन मेहमानों में एक स्कूल की प्रिंसिपल बारोन, जयपारा के नए असिस्टेंट रेसिडेंट तुआन और उनकी पत्नी शामिल थे। कार्तिनी के दिमाग की बत्ती जली। ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था उस कैद से बाहर निकलने का और शिक्षा के बारे में बात करने का। बाहर ड्राइंग रूम में कार्तिनी के पिता भूपाती साहब मेहमानों को बता रहे हैं कि मेरी बेटियां पिंकीतान में है, वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक पीछे से कार्तिनी खुद ड्रिंक्स की ट्रे लेकर आ जाती है। सब हैरान रह गए, लेकिन कार्तिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ आती है, बातचीत में शामिल हो जाती है और कहती है, हम पूरी तरह से पिंकीतान में नहीं है। उसने बताया कि कैसे वो और उसकी बहनें अपने भाई की भेजी हुई किताबें पढ़कर अपना वक्त बिताती है और सीखती है। उसकी डॉइच जबान, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके आत्मविश्वास को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग, खास करके डॉइच मेहमान, बहुत प्रभावित होते हैं। माहौल एकदम सा बदल गया और बातचीत का रुख कार्तिनी की तरफ मुड़ जाता है। तुआन की पत्नी मिसेस तुआन कार्तिनी से इतनी प्रभावित हुई कि वो कार्तिनी को अपने घर आने का न्योता तक देती है और यही कार्तिनी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो मिसेस तुआन के घर जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक राइटर बनना सिखाए, बिल्कुल उनकी तरह। मिसेस तुआन उसकी मदद करती है और उन्हीं की कोशिशों से कार्तिनी का लिखा हुआ एक आर्टिकल डॉइच लैंग्वेज एंड एंथ्रोपोलॉजी इंस्टीट्यूट में पब्लिश भी होती है। आर्टिकल उसके पिता के नाम से छपता है, लेकिन नींव तो रख दी गई थी। कार्तिनी की आवाज अब उसके कमरे से निकलकर नीदरलैंड्स तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसके भाई की तरफ से और किताबें आती है। कार्तिनी और उसकी बहनों का जोश और बढ़ गया। वो दिन रात पढ़ने और लिखने में लग जाती है, लेकिन यह उनकी आज़ाद सोच उनके परिवार के ही कुछ लोगों को खटकने लगती है। उनका एक और भाई रादेन, जो एक सख्त ट्रेडिशनिस्ट यानी परंपरावादी है, उसने कार्तिनी के लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़े और उसे लगता है कि कार्तिनी की सोच बहुत क्रांतिकारी है और इससे परिवार की इज्जत को खतरा हो सकता है। उसने पिता से इजाजत ली कि वो कार्तिनी पर नजर रखेगा। वो अब कार्तिनी के पास आने वाले हर खत और उसके लिखे हर आर्टिकल को पहले चेक करता। जो भी उसे भड़कालू क्रांतिकारी लगता वो उसे जला देता। ये कार्तिनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी आज़ादी पर एक और पहरा बिठा दिया गया था, लेकिन कार्तिनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि उसे कुछ तो करना होगा। वो फौरन मिसेस तुआन से मदद मांगने का प्लान बनाती है और उसने अपनी छोटी भतीजी को खाना देकर उनके घर भेजा। उस खाने में वो एक चिट्ठी छिपा देती है। मूवी में ये सीन बहुत स्मार्ट तरीके से दिखाया गया है। पहले हमें लगता है कि उसने चिट्ठी बच्ची की पीठ पर चिपकाई है, जिसे उसका बड़ा भाई पकड़ लेगा, और वैसा ही हुआ। भाई ने बच्ची को रोका, उसकी तलाशी ली और उसे एक खाली कागज मिलता है जिसे उसने जला दिया। ये असल में कार्तिनी की ही चाल थी। असली चिट्ठी तो खाने के डिब्बे में छिपी हुई थी और चिट्ठी बिल्कुल सही हाथ लगी। मिसेस तुआन को भी पता चलता है कि कार्तिनी को उसके भाई ने घर में एक तरह से नजरबंद कर दिया है। वो फौरन एक्शन लेती है। वो भूपति साहब के पास जाकर उन्हें और उनके पूरे परिवार को शहर में होने वाली एक पार्टी में आने का न्योता दिया। यह पार्टी रेसिडेंट डॉइच अफसर की पत्नी की बर्थडे की थी, जिसे भूपति साहब मना नहीं कर सकते थे। वहाँ कार्तिनी का स्वागत बहुत गर्मजोशी से होता है। अफसर और उनकी पत्नी कार्तिनी को पहले से जानते थे। उसके आर्टिकल्स के जरिए वो उसकी सोच और उसके लिखे गए शब्दों से बेहद प्रभावित थे।
उसने सिर्फ औरतों के हक के बारे में ही नहीं लिखा था, बल्कि उसने जेपारा के मशहूर वुड कार्विंग यानी लकड़ी की नक्काशी की कला के बारे में भी लिखा था। उसके इस आर्टिकल की वजह से उसे एक बहुत बड़ा ऑफर मिलता है द हेग नीदरलैंड्स में जेपारा की वुड कार्विंग की एक एग्जीबिशन लगाने का। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पार्टी से वापस आकर कार्तिनी अपने पिता और भाई के साथ जेपारा के उन कारीगरों के पास जाती है जो लकड़ी पर नक्काशी का काम करते थे। कार्तिनी उनसे एक खास चीज बनाने को कहती है, वयांग सेमार की उकीरन। सेमार जैवनीज माइथोलॉजी में एक बहुत ही अहम और पवित्र चरित्र है। उस वक्त के विश्वास के मुताबिक किसी इंसान के लिए वयांग की मूर्तियां बनाना पाप माना जाता था। जब कारीगर ने साफ मना कर दिया तो यहाँ हमें कार्तिनी की लीडरशिप क्वालिटी दिखाई देती है। उसने उन्हें समझाया, उन्हें विश्वास दिलाया और आखिर में कहती है, अगर इससे कोई पाप होता है तो वो पाप मैं अपने सर लूंगी। उसकी इस हिम्मत और आश्वासन के बाद कारीगर भी मान जाते हैं और इसके बाद जेपारा में जैसे लकड़ी के नक्काशी के ऑर्डर्स की बारिश हो जाती है। वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कार्तिनी ने सिर्फ सोच ही नहीं बदली बल्कि लोगों को रोजगार भी दिया। अपनी इन नई नई जिम्मेदारियों के बीच कार्तिनी एक और काम करती है। वो नीदरलैंड्स के एक मैगजीन में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाती है जिसमें उसने लिखा है कि उसे एक पेन फ्रेंड चाहिए जिसके साथ वो अपने विचार, अपनी सोच शेयर कर सके और इसी के जरिए उसकी दोस्ती होती है स्टेला से। स्टेला उसके हर खत का जवाब देती है। कार्तिनी को आखिरकार एक ऐसी दोस्त मिल जाती है जिसे वो अपने दिल की हर बात बता सकती है। अपने देश में औरतों के साथ हो रहे भेदभाव और नाइंसाफी के बारे में लिख सकती है और यही खत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी विरासत बनने वाली थी। कार्तिनी अब सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रहती, वो सीधा उस पर काम करती। उसने आम लोगों को, गरीब बच्चों को अक्षरों का ज्ञान सिखाना शुरू किया। वो अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्रगतिशील इस्लामिक स्कॉलर कियाई से हुआ। वो उनके एक प्रवचन को सुनती है जिसमें वो मतलब और उसकी गहराई समझा रहे होते हैं। कार्तिनी इतनी प्रभावित हुई कि जब कियाई साहब वापस जा रहे होते हैं वो उन्हें रोक कर सवाल पूछती है, क्या कुरान पढ़ना और उसे समझना सिर्फ मर्दों के लिए है? कियाई साहब मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, नहीं बेटी, ये तो सबके लिए है, मर्द और औरत सबके लिए। ये सुनकर कार्तिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे अपनी लड़ाई में एक और मजबूत सहारा मिल जाता है। कियाई साहब जाने से पहले उससे वादा करते हैं कि वो जल्द ही कुरान का जैवनीज अनुवाद पूरा करेंगे। लेकिन खुशियों के साथ साथ मुश्किलें भी आती है। उसकी छोटी बहन कार्दिना की शादी तय कर दी जाती है जो पहले से शादीशुदा है, यानी उसकी बहन को उसकी दूसरी पत्नी बनना होगा। तीनों बहनों ने इसका विरोध किया, बहुत लड़ाई हुई, लेकिन परंपरा और परिवार के दबाव के आगे आखिरकार कार्दिना को हार माननी पड़ी और शादी के लिए हाँ कह दिया। अब उस कमरे में सिर्फ कार्तिनी और रुक्मिणी रह गए। कार्तिनी की माँ को लगता है कि कार्तिनी ही अपने बहनों को भड़का रही है, वही इस बगावत की प्रोवोकेटर है। इसीलिए कार्तिनी और रुक्मिणी के कमरे को भी अलग कर दिया जाता है। इस अकेलेपन में कार्तिनी का एक ही सहारा है, उसकी कलम। वो स्टेला को एक बहुत ही भावुक खत लिखती है जिसमें वो अपने सारे दर्द, सारी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। वो कहती है, यहाँ कुछ नहीं बदल रहा है। जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो एक आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है और नीदरलैंड्स में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है। उसे लगता है कि अगर वो वहाँ जाकर पढ़ लेगी तो वापस आकर अपने देश के औरतों के लिए कुछ बड़ा कर पाएगी। उसके पिता, जो दिल से अपनी बेटी की परवाह करते हैं, उसे वहाँ जाने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही बाकी भूपतियों को ये खबर मिली, वो सब कार्तिनी के पिता पर दबाव डालने लगे। उन्हें डर था कि अगर एक औरत इतना पढ़ लिख गई तो कल वो भूपति बनने की मांग भी करेगी और अगर ऐसा हुआ तो आम लोग भी राजा बनने का सपना देखने लगेंगे, जिससे कि उनका पूरा सत्ते का ढांचा ही तबाह हो जाएगा। मगर कार्तिनी के पिता उनके सामने डट कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बदलाव तो आकर रहेगा, ये बस इस पर निर्भर करता है कि शुरुआत कौन करेगा। कार्तिनी को दोष देकर बुज़दिल मत बनो। कार्तिनी बेसब्री से अपने स्कॉलरशिप के अप्रूव होने का इंतजार कर रही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त वो अपने सपनों की उड़ान भरने को तैयार थी, ठीक उसी वक्त उसके लिए एक भूपाती का रिश्ता आ गया
जो उम्र में उससे काफी बड़े और विदुर थे। और इसी बीच एक और अनहोनी हो जाती है। उसके पिता, जो अब तक उसकी सबसे बड़ी ढाल थे, बीमार पड़ गए। उनकी जगह कामकाज की जिम्मेदारी उसके परंपरावादी भाई राधेन के हाथों में आ गई। अब कार्तिनी के लिए इस रिश्ते से मना करना लगभग नामुमकिन हो गया। उसे अब अपने पिता से नहीं बल्कि अपने सख्त मिजाज भाई से लड़ना था। कार्तिनी ने फिर भी हार नहीं मानी। वो अपने भाई के डर और धमकियों से नहीं डरती, लेकिन आखिर में वो उस इंसान के सामने पिघल गई जिसके लिए उसने ये सारी लड़ाई शुरू की थी, अपनी माँ। उसकी माँ उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है कि कैसे उसने अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी। जब उसके पति को बुपाती बनना था तो शर्त ये थी कि उनकी पत्नी एक शाही खानदान से होनी चाहिए। इसीलिए उसे पत्नी के दर्जे से नीचे उतारकर एक नौकरानी जैसा जीवन स्वीकार करना पड़ा, ताकि उसके बच्चे निनगिरात कहला सके, उन्हें वो दर्जा मिल सके जो उसे कभी नहीं मिला। माँ रोते हुए कहती है, मैं बस यही चाहती थी कि मेरे बच्चे वो जिंदगी जिए जो मैं नहीं जी सकी। माँ की ये कुर्बानी और उनका ये दर्द देखकर कार्तिनी टूट जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी आजादी उसकी माँ की कुर्बानी पर टिकी है और आखिरकार भारी दिल से उसने उस बुपाती से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन ये कार्तिनी थी, वो हार कर भी जीतना जानती थी। उसने कहा वो शादी 3 शर्तों पर करेगी और बाद में उसकी एक और आखिरी मांग है। ये 3 शर्तें अपने आप में एक क्रांति थी। पहली शर्त, मैं अपने पति के पैर नहीं धोऊंगी। उस जमाने में ये एक लाजमी रिवाज था जहाँ हर पत्नी को अपने पति के पैर धोने पड़ते थे। ये अधीनता का प्रतीक था। कार्तिनी ने इससे साफ इनकार कर दिया। दूसरी शर्त, मुझे उन तमाम जटिल अदब और तहजीब से आजाद रखा जाए। मैं एक आम इंसान की तरह रहना चाहती हूँ। तीसरी और सबसे अहम शर्त, मेरे पति औरतों और गरीबों के लिए एक स्कूल खोलने में मदद करेंगे। उसने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी थी, बस मैदान बदल लिया था। और फिर उसने चौथी शर्त की मांग रखी, जो सबसे ज्यादा निजी और भावुक थी। मेरी माँ अब से पिछले हिस्से के कमरे में नहीं रहेंगी, वो आगे मुख्य घर में रहेंगी और सभी बच्चे यानी उसके बच्चे उन्हें इबू माँ कहकर बुलाएंगे, यू यानी नौकरानी कहकर नहीं। उसके होने वाले पति, जो खुद एक प्रगतिशील सोच के इंसान थे, उसकी सारी शर्तें मान लेते हैं। अब कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कार्तिनी की शादी हो जाती है और किस्मत का खेल देखिए, उसकी शादी के ठीक 3 दिन बाद उसकी नीदरलैंड्स की स्कॉलरशिप अप्रूव हो जाती है। उड़ान भरने का मौका था, लेकिन अब वो एक नए रिश्ते और नई जिम्मेदारियों में बन चुकी थी। चूँकि कार्तिनी अब नीदरलैंड्स नहीं जा सकती थी, तो उसकी स्कॉलरशिप एक दूसरे युवक एगस सलीम, जो सुमात्रा से है, उसे दे दी गई। यही एगस सलीम आगे चलकर इंडोनेशिया के पहले विदेश मंत्री भी बनते हैं। यानी कार्तिनी की कुर्बानी ने एक और लीडर को जन्म दिया। भले ही उसकी स्कॉलरशिप चली गई, लेकिन कार्तिनी ने अपना वादा पूरा किया। अपने पति के सपोर्ट से उसने रेमबाग में औरतों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। उसने आजादी का जो सपना देखा था उसे जमीन पर उतार कर दिखाया और उसकी दोस्त स्टेला ने कम उम्र में चल बसी कार्तिनी के लिखे गए तमाम खतों को हबीस गिलाब तरबितला तिरांग यानी आउट ऑफ डार्कनेस कम्स लाइट नाम से एक किताब की शक्ल में पब्लिश करवाई। ये किताब इंडोनेशिया में एक प्रेरणा बन गई और इसने आने वाली पीढ़ियों की औरतों को अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कार्तिनी की, एक ऐसी औरत जिसने अपनी निजी आजादी को कुर्बान कर दिया ताकि आने वाले लाखों औरतों के लिए आजादी के दरवाजे खुल सके। एक ऐसी औरत की जिसने भले ही लंबी जिंदगी न जी हो, लेकिन अपने छोटे से जीवन में वो एक ऐसी चिंगारी जला गई जिसकी आग ने पूरे देश में रोशनी कर दी। ये फिल्म हमें बताती है कि बदलाव लाने के लिए उम्र या ताकत के नहीं, बल्कि हिम्मत और सही सोच की जरूरत होती है। वो आपने सुना होगा ना कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की कहानी आप सभी को प्रेरणा देगी और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मूवीज ट्राइब को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो पसंद आई तो भर भर कर लाइक, शेयर, कमेंट्स पक्के से करें। हमें अपना सपोर्ट देते रहे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।